सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस मालाखेड़ा में। मैं हूं विनय और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जनरल साइंस की बेसिक जो डेफिनेशंस है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम जनरल साइंस का पहला जो पार्ट है जिसको आप सभी भौतिक विज्ञान कहते हैं उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान। इसके बारे में मैंने आपको कल थोड़ा सा तो बता ही दिया था। यानी जो भौतिक विज्ञान है इसमें हम वस्तुओं का बाहरी अध्ययन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। हम वस्तुओं का बाहरी अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। और अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो भौतिक विज्ञान का जो ये फिजिक्स शब्द है ये आपके ग्रीक भाषा के शब्द फूसियो से मिलकर बना है। FUSIO, फूसियो से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है नेचर। क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए भाई। भौतिक विज्ञान है जिसमें हम वस्तुओं का बाहरी अध्ययन करते हैं। फिजिक्स शब्द की अगर बात करें तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है फूसियो, उससे मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि फिजिक्स में हम सभी किसका अध्ययन करते हैं भाई? नेचर का अध्ययन करते हैं। या फिर हम किसी भी प्रकार के पदार्थों का बाहरी अध्ययन करते हैं। किसके अंदर? आपकी भौतिक विज्ञान के अंदर। इसीलिए अगर मैं इसकी छोटी सी परिभाषा देना चाहूं, क्योंकि नेचर में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो जीव जंतु और एक निर्जीव वस्तुएं। यहां हम फिजिक्स में केवल निर्जीव चीजों का ही अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में हम केवल निर्जीव वस्तुओं का ही अध्ययन करते हैं और निर्जीव वस्तुएं दो हो सकती हैं। पहली, बिल्कुल सही, या तो हो सकते हैं वस्तुएं यानी द्रव्य। ठीक है, प्रत्येक वस्तु जो भी आपको अपने आसपास दिखाई देती है वो सभी द्रव्य है। और दूसरी चीज क्या हो सकती है? क्या वस्तु के अलावा भी कोई है? बिल्कुल, दूसरी चीज है आपकी ऊर्जा। यानी कि फिजिक्स जो है वो आपके फूसियो शब्द ग्रीक भाषा का है उससे लिया गया है जिसका अर्थ होता है नेचर। अब नेचर में हम केवल निर्जीव वस्तुओं को ही फिजिक्स में रखते हैं। निर्जीव वस्तुएं या तो द्रव्य हो सकता है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो या तो क्या करती है भाई? स्थान घेरती है और उसका निश्चित द्रव्यमान होता है। क्या कहलाता है तुम्हारा? पदार्थ या वस्तु कहलाती है या द्रव्य कहलाता है। और ऊर्जा तो आप सभी जानते ही हैं, ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं। तो फिजिक्स में हम वस्तु और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। केवल दोनों का ही अध्ययन नहीं, हम इन दोनों के अंतर संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। तो आपको समझ आया कि भाई फिजिक्स जो है उसमें हम वस्तु, द्रव्य तथा ऊर्जा का पृथक भी अध्ययन करते हैं और साथ ही में दोनों के बीच संबंध का भी अध्ययन करते हैं। और यही क्या कहलाती है? तुम्हारी भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो ये तो हुई भाई थोड़ी सी वैज्ञानिक भाषा। अब हम बात करते हैं आपकी पुरानी परिभाषा के बारे में। फिजिक्स की एक और परिभाषा आपने पढ़ रखी है, वो ये है कि भाई भौतिक राशियों का अध्ययन। क्यों भाई? पढ़ा है ना ये तो, भौतिक राशियों का अध्ययन। आपकी स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब सर ये भौतिक राशियां क्या होती हैं? भाई ये रहा ना भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां वास्तव में ऐसी राशियां हैं जो आपके भौतिक गुणों पर तो आधारित हैं। यानी जिनके गुण कैसे हैं भाई? फिजिकल है, भौतिक गुण है, बाहर के गुण हैं। और साथ में उनको क्या किया जा सकता है भाई? मापा जा सकता है। जैसे भाई मैं बाहर से आया, बाहर से आते ही मुझे इस कमरे में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा लगा, तो उसके लिए मैंने किसी भी थर्मामीटर का प्रयोग नहीं किया। मैंने केवल बाहरी अनुभव के आधार पर ही स्पष्ट कर दिया कि भाई इस कमरे का तापमान बाहर की तुलना में ज्यादा है। तो इसका मतलब जो ताप है वो तुम्हारा भौतिक गुण तो हो गया,
लेकिन अगर मैं ताप को नाप सकता हूं, नाप सकते हैं ना, बिल्कुल सही, आप नाप सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, ताप को नाप सकते हैं, तो इसका मतलब जो ताप है वो भौतिक गुण है और उसको नापा जा सकता है। इसीलिए ताप तुम्हारी क्या कहलाएगी भाई? भौतिक राशि कहलाएगी। ठीक है? ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए भाई आप किसी वस्तु का आयतन देखते हैं, एक तो छोटा कमरा है, एक बड़ा कमरा है। कमरे वाले उदाहरण थोड़े ज्यादा है। हाँ भाई, क्या कहा मैंने कि कमरे वाले उदाहरण ज्यादा है, एक छोटा कमरा है, एक बड़ा कमरा है। आपको पृथक पृथक दोनों कमरों में भेजा जाता है। आप बिना इंच टेप लगाए बता पाएंगे कि कौन सा कमरा छोटा है या कौन सा बड़ा? हाँ, आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आप उसका आयतन देखेंगे और आपको बाहरी ज्ञान से ही पता चल जाएगा कि इस कमरे का आयतन छोटा है। चलो माना भाई ये भौतिक गुण तो हो गया, लेकिन क्या आप इसको नाप भी सकते हैं? बिल्कुल, आप आयतन को नाप भी सकते हैं। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आदि में आप आयतन को नाप भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई? तुम्हारी भौतिक राशि हो गई। अब भाई देखो दूसरी चीजें हैं हमारे पास, जैसे तुम्हारी हंसी। भाई हंसी है ना तुम्हारी, हंस रहे हो तुम सब, खुशी, हंसी, खुशी, रोना, जो भी तुम्हारे पास है, ये सारी चीजें आपके भौतिक गुण तो हैं, क्योंकि आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखते ही बता देते हो कि वो खुश है कि भाई दुखी है, केवल चेहरे को देखते ही। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बताइए वो व्यक्ति कितना हंस रहा है, 100 ग्राम हंस रहा है, गलत बात। इसका मतलब आप हंसी को, दुख को, प्यार को, ममता को नाप ही नहीं सकते। ये भौतिक गुण तो हैं, लेकिन इनको नापा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये भौतिक राशियों में नहीं आते। तो एक चीज आप याद रखें, जो भी गुण भौतिक हैं, फिजिकल हैं और जिनको नापा जा सकता है, वही तुम्हारी क्या है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। हम किसी भी प्रकार की रटने वाली परिभाषाएं लिखेंगे ही नहीं। आप सभी को सारी चीजें यही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें भौतिक राशियों के बारे में तो पता चल गया सर। मैंने कहा भौतिक राशियों में आपके पास एक तो भौतिक गुण होना चाहिए और दूसरा उसके लिए मापने की क्षमता होनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने ये मापने की क्षमता कहा, तो भाई कोई भी राशि अपने साथ दो चीजें रखनी पड़ेगी। क्या? एक तो राशि को रखनी पड़ेगी मात्रा, यानी वो राशि है कितनी, 10, 20, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख कितनी है, और दूसरी उसका रखना पड़ेगा मात्रक, यानी उसकी यूनिट। जैसे मान लीजिए भाई आप बाजार जा रहे हैं और आपको खरीद के लानी है चीनी, तो चीनी खरीदने गए, आपको यूनिट का तो ज्ञान नहीं है, मात्रा पता है, बस आपको 2 लेके आनी है या 3 लेके आनी है। आप गए दुकान पे, आपने कहा भाई साहब 3 चीनी दे दो, तो इसका मतलब ये 3 तो आपने कह दिया, मात्रा तो आपके पास थी, लेकिन आपके पास यूनिट तो है ही नहीं। तो क्या आपको चीनी मिलेगी? हाँ मिल जाएगी साहब, 3 दाने मिल जाएगी। अरे 3 दाने नहीं, आपको तो घर वालों ने 3 किलो के लिए कहा था। तो इसका मतलब आपके पास किसी भी मापने की क्षमता के लिए मात्रा होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है मात्रक का भी होना। जैसे आपको भाई नापनी है दूरी और आपको मात्रकों का ज्ञान ही नहीं है, आपने लिख दिया भाई मैं 250 चला। क्या चला? 250 ग्राम चला? नहीं भाई, ग्राम थोड़ी चलते हैं, चलते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए तुम्हारे मात्रक या यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी भौतिक राशि के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपके पास मात्रा भी होना जरूरी है, ठीक उतना ही जरूरी है मात्रक का भी होना। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा फनी बनाते हैं इसको, इसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आप लेने गए थे चीनी और भाई आप चलो मात्रकों का यूज तो करना जानते थे कि मुझे प्रयोग तो करना है, लेकिन किस मात्रक का करना है ये नहीं पता था। आप लेने गए चीनी और आपने वहां पर यूज में ले लिया लीटर। लीटर भी तो मात्रक है साहब, लीटर ले लेते हैं। आपने तो ये कहा था एक तो मात्रा होनी चाहिए, एक मात्रक होना चाहिए, ये थोड़ी कहा था कि सब किलोग्राम में होना चाहिए। तो देखो आप लेने गए चीनी, आपने कहा भाई साहब 3 लीटर चीनी दे दो। अरे कैसे देगा? दे देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा, आपको धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा।
चलो साहब चीनी तो हो गई, अब चलते हैं तापमान। आपसे कहा किसी ने इस कमरे का तापमान बताओ, आपको ये बताया सामने तो दो चीजें चाहिए। आपने यहाँ लिख दिया 50 डिग्री, और आपको पीछे नहीं पता कि मुझे इसमें मात्रक या यूनिट क्या लगाना है, तो आप इसके पीछे लगा देते हो चलो किलोग्राम। भूल गए ना, यहाँ लीटर लगा दिया, यहाँ किलोग्राम लगा दिया। अब बन गया 50 डिग्री किलोग्राम। अरे तापमान किलोग्राम में ना बाबा ना, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब चीजें हमेशा फिक्स ही रहेंगी। मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मात्रक हर राशि का एक ही रहता है। हर राशि का विशिष्ट मात्रक होता है, विशिष्ट यूनिट होती है। इसीलिए हम मात्रकों को ही पढ़ने जा रहे हैं। आज हम मात्रकों का ही अध्ययन करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, ठीक है? तो चलिए, और यहां से आपके प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न आसान सा पूछ लिया जाता है। बताइए भाई त्वरण का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मात्रक। अब आपको शायद इसके बाद ये तो पता चल गया होगा कि मात्रक यानी यूनिट्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। यूनिट्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये तो आपको पता ही चल गया है। अब हम पढ़ेंगे मात्रक। देखो भाई, प्रारंभ में ऐसा नहीं था कि आपके पास सारे मात्रक ही थे। आपके पास कुछ मात्रक थे, केवल कुछ मात्रक थे। उनके आधार पर ही आप सभी मात्रकों को पढ़ने की कोशिश करते थे। ऐसी विधियां बनाई गई जिनके हिसाब से मात्रकों को समझाया गया। तो ऐसे मात्रकों की कुल 3 विधियां थी। कितनी विधियां थी भाई? 3। प्रारंभ में 3 थी, आज बात करें तो कुल 4 विधियां होंगी, लेकिन चौथी विधि सबसे महत्वपूर्ण है। तो शुरू में हम पढ़ते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मात्रकों को नापने या बताने की 3 विधियां थी भाई, पढ़ते भी आ रहे हो आप बचपन से। पहली विधि थी MKS पद्धति। क्या नाम था भाई? MKS पद्धति। दूसरी विधि थी CGS पद्धति। किसकी विधियां है ये है भाई आपके मात्रकों की पद्धति या मात्रकों की विधियां। और तीसरी थी तुम्हारी MKS, CGS और FPS पद्धति, ठीक है? MKS मेथड, CGS मेथड और FPS मेथड रटना ही नहीं है, बस आपको तो समझना है। देखो भाई, इस MKS पद्धति का एक नाम और है, इसको कहते हैं ब्रिलियन। ब्रिलियन पद्धति भी आप इसको कह सकते हैं। इस पद्धति का भी दूसरा नाम है, इसको कहते हैं डेसिमल पद्धति, ठीक है? और उस पद्धति का भी एक और नाम है, उसे कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। बस याद करने की चीज तो इतनी ही है, अब केवल समझने की चीजें हैं। इसको बिलियन या मीट्रिक पद्धति भी कई बार आपको मिल जाएगा। अब सब सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल आपके पास आएगा भाई, बताइए डेसिमल पद्धति में किलोग्राम में किसको नापते हैं, या फिर लंबाई को किसमें नापते हैं, समय को किसमें नापते हैं। शुरुआत करते हैं इससे, तीनों समझ में आ जाएंगे। देखो भाई, MKS पद्धति में पहली चीज आपको लिख रही है M तो बताता है मीटर। क्या बताता है भाई? मीटर। K बताता है किलोग्राम, और S का मतलब हो गया सेकंड। तो कोई 3 चीजें हैं जो ये 3 मात्रक बता रही है। बताइए मीटर में किसको नापते हैं भाई? बिल्कुल सही, लंबाई को। हाँ भाई, किलोग्राम में द्रव्यमान को, और समय को सेकंड में नापते हैं। तो 3 मात्रक थे हमारे पास शुरू में। मीट्रिक या MKS पद्धति में केवल 3 ही मात्रक थे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो प्रश्न देखो कैसे आएगा। मीट्रिक पद्धति में समय को किस में नापा जाता है? तो सेकंड में। मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? तो किलोग्राम में। अरे कभी भी आपको MKS नहीं कहेगा, क्योंकि आप तो समझदार हैं। MKS से तो आप बता ही देंगे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है? तो ये हो गया लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। अब बात करते हैं डेसिमल की, यानी CGS पद्धति की। इसमें भी पहली चीज क्या बताने वाली है? लंबाई को। और लंबाई किसमें गई? C का मतलब सेंटीमीटर में। वेरी गुड। तो लंबाई हो गई सेंटीमीटर में। G का मतलब द्रव्यमान, किसमें? यहां तो किलोग्राम।
और यहाँ आ गया आपका ग्राम में। बताओ रखने की जरूरत पड़ रही है क्या भाई? नहीं पड़ रही। एस का मतलब होता है समय, यानी किसमें? सेकंड में। खत्म काम। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और तीसरा तो आप बता दोगे। एफ का मतलब होता है फुट। भाई लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, और एफपीएस का फुट में नापते हैं। दूसरी चीज है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम में भी नाप लिया, ग्राम में भी नाप लिया, अब नापेंगे पी में। क्या होता है पी? हाँ, पी होता है आपका पाउंड। अरे जो तुम केक खरीद के लाते हो ना, केक, भाई साहब एक बार था बर्थडे, और बर्थडे पे आपने मंगवाया केक, केक लेने गए, दुकानदार से कहा भाई सबसे छोटा केक दे दो, तो सबसे छोटा उसने कहा भाई देखो हमारे पास 1 पाउंड से कम का केक तो है ही नहीं, उससे छोटा नहीं बनता हमारे यहाँ। तो 1 पाउंड का मतलब होता है लगभग 500 ग्राम। ठीक है, 1 पाउंड का मतलब लगभग 500 ग्राम। तो इस पद्धति में आपका द्रव्यमान किसमें नापा जाता है? पाउंड में नापा जाता है। और तीसरी चीज समय। समय को किसमें नापते हैं भाई? सेकंड में ही नापते हैं। खत्म काम। यहां मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, बताइए वह कौन सी राशि है, वह कौन सी राशि है जो बिलियन, मीट्रिक में, डेसिमल में और ब्रिटिश में समान है? कौन सी है? एस 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 यानी सेकंड। इसके अलावा तो कोई समान है ही नहीं। यहां मीटर, यहां सेंटीमीटर, यहां फुट। ये आपका किलोग्राम, ये ग्राम और ये पाउंड। ठीक है, हो गया याद? रटने की तो आवश्यकता पड़ी नहीं भाई साहब। तो ये रहे आपके 3 प्रकार मात्रकों के, 1, 2 और 3। अब लेकिन क्या हुआ भाई? अंग्रेज चले गए, ब्रिटिशों का शासन खत्म, तो इनकी पद्धति भी खत्म। यानी कहने का मतलब ये सारी चीजें आपके 1960 तक ही चली। लेकिन सब अंग्रेज तो पहले ही चले गए। अरे भाई समय लगता है ब्रिटिश से भारतीय पद्धति बनाने में, लेकिन फिर भी नहीं बना पाए। और हम आज भी फ्रांस की पद्धति का यूज करते हैं। फ्रांस जो इंटरनेशनल पद्धति बनाई है जिसने, ना केवल भारत पाकिस्तान, सॉरी दुश्मन का नाम नहीं लेते, किसी और का याद रख लो, भारत इसके अलावा सभी देशों में एक ही पद्धति चलाई जाती है, वो है नंबर 4। कौन सी है नंबर 4? 1, 2, 3 और 4। चलिए पढ़ते हैं नंबर 4। और ये पद्धति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई मात्रकों की दृष्टि से, क्योंकि वर्तमान में 1960 के बाद यही पद्धति पूरे विश्व में लागू है भाई, अंतरराष्ट्रीय है ये। नंबर 4 है आपकी अंतरराष्ट्रीय। देखो नाम भी इसका अंतरराष्ट्रीय ही है, मानक पद्धति। क्या नाम है इसका? अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, SI। S का मतलब सिस्टम, I का मतलब इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। तो SI पद्धति कहो, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति कहो, या सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति कहे, सबका एक ही मतलब है। ठीक है भाई? तो SI पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। सन 1960 से जो पद्धति हमारे पास लगातार आ रही है वो है SI पद्धति, और ये न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में जारी है, लागू है SI पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें भाई देखिए मात्रक कितने प्रकार के हैं। इसमें 3 प्रकार के मात्रक हैं। पहले मात्रक है मूल मात्रक, ठीक है भाई, मेन यूनिट्स। दूसरे हैं संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और तीसरे हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है भाई? तो 3 प्रकार के मात्रक आपके पास हैं, मूल मात्रक, संपूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। यानी इसके जितने भी मात्रक है ना SI पद्धति के, उन सबको 3 भागों में बांटा गया है, या तो वो मूल मात्रक है, या वो संपूरक है, या व्युत्पन्न है। ऐसे मात्रक जो स्वयं ही सब कुछ है, वो किसी की सहायता से नहीं बनाए गए, वो तो कहलाते हैं मूल मात्रक।
ऐसे मात्रक जो यहाँ मिलने से शेष रह गए थे वो कहलाते हैं संपूरक मात्रक, जिन्हें बाद में जोड़ा गया। और तीसरे हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो इससे और इससे मिलकर बने हैं, खुद नहीं है, वो तो उत्पन्न किए गए हैं। व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या है कितनी? 7। संपूरक मात्रकों की संख्या है कितनी? 2। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक अनंत है, इनकी कोई संख्या ही नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए ऐसा ही पद्धति में, मूल मात्रक कितने हैं भाई? 7 हैं। संपूरक मात्रक कितने हैं भाई? 2 हैं। और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या असीमित है। आज भी लगातार बन रहे हैं और बनते ही जाएंगे। तो कितने हो गए मात्रक भाई? 7 और 2 9, और उसके बाद बहुत सारे और भी हैं। तो प्रश्न पूछा गया अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में मात्रकों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन इस प्रकार थे 7, 9, 12 और 3। मान लेते हैं 4 ऑप्शन। क्या पूछा गया था प्रश्न? अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति में मात्रकों की संख्या है। अब भाई इसमें 7 भी है और 9 भी है। मूल मात्रक तो 7 है, संपूरक मात्रक कितने हैं? 2। ऐसी स्थिति में आपको उत्तर कितना देना है? 9 ही देना है। अगर 7 और 9 दोनों मिल रहे हैं तो आपसे पूछा जाता मूल मात्रक कितने हैं, तो भाई 7 उत्तर। आपसे पूछा जाता संपूरक मात्रक कितने हैं, तो 2 उत्तर होता। ठीक है। कुल मात्रक अगर आपसे पूछे तो भी आपका उत्तर 9 ही रहेगा, ऐसा ही पद्धति में, क्योंकि उनकी संख्याओं का निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। ठीक है भाई, चलो अब अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम इन 7 मूल मात्रकों को। बड़े ही आसान है और जल्दी से समझ में भी आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर आएगा एक घंटी का निशान, उसको जरूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही आएगी हमारी क्लास तो फिर आपके मोबाइल में बजेगी घंटी। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। नंबर फर्स्ट, कौन से मात्रक? मूल मात्रक। कितनी है इनकी संख्या? सर इनकी संख्या तो 7 है। मूल मात्रकों की संख्या है भाई 7। चलिए कौन कौन से हैं जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला, नंबर 1, पहला मूल मात्रक दिया गया है आपके द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान का मूल मात्रक दिया है किलोग्राम। किसमें नापते हैं भाई? किलोग्राम में। नंबर 2, समय को किसमें नापते हैं भाई? सेकंड में। एस से केवल द्रव्यमान, समय। नंबर 3 है भाई आपका ताप। तापमान को किसमें नापेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड में? नहीं, ऐसा ही मूल मात्रक है ताप का, केल्विन। क्या है भाई तुम्हारा? केल्विन है ताप का मूल मात्रक। नंबर 4, दूरी या लंबाई। क्या होता है लंबाई का ऐसा ही मात्रक? मीटर। बिल्कुल सही। नंबर 5, विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। वैसे इसके और भी मात्रक निकाले जा सकते हैं, लेकिन मूल मात्रक तो एम्पियर ही होता है। 5 हो गए। नंबर 6 और 7 वहां लिख देते हैं। नंबर 6 है भाई तुम्हारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को किसमें नापते हैं? किलो में? नहीं, वो तो द्रव्यमान है। पदार्थ की मात्रा नापी जाती है मोल में। कितने हो गए भाई? 4, 5, 6। चलो नंबर 7, पदार्थ की मात्रा के बाद आता है ज्योति तीव्रता। क्या आता है भाई? ज्योति तीव्रता। और किसमें नापा जाता है? कैंडेला में, सीडी। बस खत्म काम भाई। 7 मूल मात्रक थे और काम खत्म हो गया। द्रव्यमान को किसमें नापा? किलोग्राम में। समय को हावर में, मिनट में नहीं, सेकंड में नापा गया। तापमान को केल्विन में नापा गया। दूरी और लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। विद्युत धारा का एम्पियर है। पदार्थ की मात्रा का मोल है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला।
तो ये है आपके 7 मूल मात्रक, जिनमें से हर बार कोई ना कोई एक प्रश्न तो बन ही जाता है भाई। आपसे कैसे पूछता है प्रश्न, आपसे कहेगा बताइए कैंडेला किसका मात्रक है? क्या कहा? ज्योति तीव्रता का, बिल्कुल सही। केल्विन किसका मात्रक है? एसआई मात्रक, ताप का। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है कि ग्राम है कि मिलीग्राम है? तो आप कहेंगे साहब किलोग्राम है। ठीक है, तो ये रहे आपके 7 मूल मात्रक। आपको न केवल इनके मात्रक याद करने हैं बल्कि राशियां भी तो याद करनी पड़ेगी। क्यों साहब, क्यों करनी पड़ेगी? देखो आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, मान लो कि आपसे कहता है निम्न में से मूल मात्रकों में नहीं है, मैं लिख देता हूं, मूल मात्रकों में राशि नहीं है। ऑप्शन 4 है आपके पास, समय, द्रव्यमान, कार्य और चौथा ऑप्शन ताप। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए और आपसे पूछा गया था बताइए चारों में से कौन सा ऐसा मात्रक या राशि है जो मूल मात्रकों में नहीं रखती, और वो है तुम्हारा कार्य, क्योंकि समय की भी राशि है, द्रव्यमान की भी है और ताप की भी है, तो उत्तर आएगा कार्य। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आपको इन मात्रकों में से मिल जाएंगे। तो आज के लिए हम मूल मात्रकों पर ही रुकते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरक और व्युत्पन्न मात्रक नेक्स्ट क्लास में। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।